हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। इसमें आज हमारा चैप्टर रहेगा फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। मतलब एक राज्य से एक साम्राज्य कैसे बन जाता है उसके बारे में। जैसे कि हमारा जो हमने लास्ट चैप्टर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़े थे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, उसके बाद जो हमारा टाइम आता है उसमें हम मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे। तो एक किंगडम से कैसे एक एम्पायर बन जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम पहले साम्राज्य की बात करते हैं भारत के अंदर, तो वो पहले साम्राज्य बनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हम मौर्य एम्पायर भी बोलते हैं। द एम्पायर कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत का नॉर्थ हिस्सा पूरा कवर करता है। और इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि इसके जो नॉर्थ हिस्सा जो है भारत का सारा पार्ट इसके एम्पायर के अंदर काउंट किया जाता है, एक्सक्लूडिंग, मतलब मैंने लिखा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं काउंट होता है इसके अंदर। तो दैट इज़ केरला, तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं, एंड तमिलनाडु एंड केरला आर नॉट द पार्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर। ठीक है। और आइदर द पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द इंडिया आर इंक्लूडिंग इन द किंगडम टू एम्पायर, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में और सभी इंडिया का लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया कवर किया जाता है। नाउ जो ये मौर्य एम्पायर है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यंस, द अकाउंट ऑफ मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज जो द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकोटर। मेगस्थनीज के एक एम्बेसडर थे, राजदूत जिसको बोलते हैं, सेल्यूकस निकोटर, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बन के। गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल कंडीशन। और इन्हीं की एक बुक है, दैट इज़ इंडिका, दैट टाइम इन हिज बुक नेम्ड इंडिका। इन्होंने एक बुक लिखी इंडिका, मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज नाम के व्यक्ति जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त दरबार में आए थे, और वो एम्बेसडर थे किसके? सेल्यूकस निकोटर के वो एम्बेसडर थे, जो कि ग्रीक एम्बेसडर बोले जाते हैं मेगस्थनीज। इन्होंने अपनी पुस्तक है इंडिका, उसमें मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी हमें सूचना प्राप्त होती है, जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन, सभी स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। नाउ कमिंग टू द coming to the Maurya, Chandragupta Maurya, the empire of the Maurya foundation. Nanda's rule had become unpopular, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर वो नंद वंश था। तो नंद वंश था, उस नंद वंश जो कि एक अनपॉपुलर हो चुका था। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका एडवांटेज, लाभ उठाया। एंड एम्बिशियस यूथ नेम्ड चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेडेड इन ओवरथ्रोइंग द नंदास एंड इज इन फाउंडिंग द मौर्य डायनेस्टी। और इसी का एडवांटेज उठाकर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद है, नंद वंश, जो महापद्म नंद, उनको हरा के मौर्य एम्पायर की स्थापना की, जिसमें इनको हेल्प किया मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने में। हिज गाइड एंड मेंटर वॉज द ब्रह्मा नेम कौटिल्य, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक के जो ऑथर है, दैट इज कौटिल्य। ही support to Chandragupta Maurya to establish his empire in India. Now अशोका को देखते हैं। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा आता है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक, अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सक्सेटेड बाय बिंदुसार। ठीक है। तो मतलब चंद्रगुप्त का जो बेटा होता है वो बिंदुसार होता है, एंड बिंदुसार सन इज अशोका, हु सक्सेडेड हिम in 273 BC, was the greatest of the Mauryan rulers। और अशोका जो है ग्रेटेस्ट रूलर होता है, और उस वो मौर्य एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है हमारी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं।
उनकी क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या बिलीव्स है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले जब उनका जो शासन चला उसमें उन्होंने एक वॉर हुई, द कलिंगा वॉर इन 261 बीसी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये जो 273 बीसी है, यहाँ पे आके अशोका ने कार्यभार संभाला, और इसी में ही 261 बीसी के अंदर एक कलिंगा वॉर होती है। कलिंगा एक जगह है उड़ीसा के अंदर, जो कि इंडिया का ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट का एक स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा वो अशोका फाउट ओनली वन मेजर वॉर ड्यूरिंग हिज रीजन विद कलिंगा। अशोका ने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ ये कलिंगा वॉर लड़ी थी 261 बीसी के अंदर। इसके बाद ही बिलीव्स दैट कि इससे बहुत सारे लोगों का ब्लड सेड हो गया और बेगुनाह लोगों की जान चली गई। मतलब सिर्फ एक वॉर के चलते इतने सारे लोगों की जान चली गई है, जो कि इनको नहीं ठीक लगा। इसी के चलते इस कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने क्या किया, हिज वॉर विद कलिंगा प्रूव टू बी अ ट्विनिंग टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और यही वो टर्निंग पॉइंट था अशोका की लाइफ में, कलिंगा वॉर का, जो उनकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देता है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब इसके बाद वो कोई वॉर नहीं लड़ने वाले हैं। इट सीम्स दैट he was shocked to see the death and destruction caused by the war। उन्होंने क्या देखा कि जो ये वॉर हुई है इसके कारण बहुत सारे डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ है, नुकसान हुआ है कितनी सारी चीज़ों का। इस चीज़ को देख के वो शॉक थे। सो ही गेव अप वॉर्स। और उन्होंने किस के लिए गिव अप कर दिया है कि अभी वॉर के लिए गिव अप, आई कांट फॉलो दिस ट्रेंड, कि मेरे को वॉर करनी है, रीज़न को अपना एक्सपेंड करना है। एंड डिसाइडेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव पीस एंड ब्रदरहुड। और उन्होंने अपना क्या डिसाइड किया कि वो किस तरह का एक संदेश, एक मैसेज स्प्रेड करेंगे, लव, प्रेम का, शांति का और भाईचारे का। इसको वो बढ़ाने का अपना आगे फॉलो करेंगे। तो अशोका हालांकि तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं तो उनकी जो ये पीस की या फिर लव की जो ये उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया, उसी को ही उन्होंने धम्मा बोला। अशोकाज धम्मा इज या अशोका धर्म इज एज द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। अशोका क्योंकि बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के फॉलोवर कहे जाते हैं। अशोका गेव अप वॉर and physical consequent and adopt the policy of cultural consequence। उन्होंने फिजिकल भौतिक रूप से कोई भी लड़ाई झगड़ा या युद्ध करने के अलावा इन्होंने किस चीज़ की पॉलिसी अडॉप्ट किया, कल्चरल, सांस्कृतिक कॉन्सिक्वेंस को इन्होंने अप्लाई किया अपने साम्राज्य में। दिस पॉलिसी ऑफ पीस एंड वेलफेयर इज नोन एज द धर्मा। और ये धर्मा क्या है, पीस की और वेलफेयर, अपने साम्राज्य के लोगों के वेलफेयर और शांति की नीति को ही उन्होंने धर्मा बोला है। और इसी को ही इन्होंने अपने पूरे शासन काल में अप्लाई किया है। ही फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। हम अपने इतिहास में जब पढ़ते हैं तो अशोका के काल में वो अपना रिलीजियस टॉलरेंस अपनाते हैं, मतलब उनके साम्राज्य में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हमें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग धर्मों के लोग शामिल मिलते हैं हमें। तो इसी को उन्होंने मतलब टॉलरेंस, वो किसी भी धर्म में से ऐसी घृणा या किसी भी तरह का सब दुराचार नहीं रखते थे। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल्स। और उसके साम्राज्य के लोगों को टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसको इंस्ट्रक्ट किया था, उनके साम्राज्य के जो ऑफिशियल्स थे, जो भी उन्होंने अपॉइंट किए थे ड्यूरिंग द एम्पायर, वही सब अपने उनके जो साम्राज्य के लोगों की वेलफेयर के लिए आगे काम करेंगे। नाउ कमिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। प्रशासन किस तरह से चलाते थे ये, द एम्पायर वॉज द फाइनल डिसीजन मेकर। जो सबसे ज़्यादा मतलब कि जिसका फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णयकर्ता कौन होता था, एम्पायर, दैट इज अशोका। असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद होती है जो कि फाइनल डिसीजन लेने में एम्पायर होता है उसकी हेल्प करती है। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोविंस। राज्यों में डिवाइड होता है एम्पायर, ईच प्लेस्ड अंडर अ प्रोविंस ऑफ रॉयल फैमिलीज। और एक प्रिंस होता है, देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, एम्पायर को डिवाइड करते हैं प्रोविंस में, और हर प्रोविंस का एक प्रिंस होता है, वो भी रॉयल फैमिली से, जो कि
रिस्पॉन्सिबल और मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं लॉयल होता है, लॉयल टूवर्ड्स द एम्पायर। पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मौर्यंस, और मौर्य साम्राज्य की जो कैपिटल रहती है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब बिहार, पटना को ही बोला जाता है। मौर्यन वॉज मैनेज्ड बाय द 6 कमिटीज। जो पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल है उसको 6 कमिटीज़ जो है वो मैनेज करती है। दे मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूज आर्मी, क्योंकि साम्राज्य बड़ा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया इसमें केरला, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को छोड़ के पूरा भारत मौर्य एम्पायर के अंदर कवर किया जाता था। तो उसके लिए हमें ह्यूज आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी उसके मेंटेनेंस के लिए। तो मौर्य एम्पायर ने अपनी एक बड़ी सेना रखी हुई थी। इट सीम्स दैट द मौर्यंस मैनेज्ड आर नेवी ऑल्सो, क्योंकि ये थोड़ा ओशन से लगा हुआ भी क्षेत्र है, क्योंकि नीचे के दो स्टेट छोड़ने के बाद तो पूरा ओशन से लगा हुआ क्षेत्र है। तो नेवी को भी उन्होंने अपने शासनकाल में मैनेज किया था। जैसे कि हर टाइम के बाद एक साम्राज्य आता है, फिर कुछ दूसरे लोग आते हैं, फिर वो कुछ टाइम तक शासन करते हैं, फिर उनका किसी दूसरी डायनेस्टी के द्वारा अंत कर दिया जाता है, या रूलर्स ऐसे आ जाते हैं जो कि उस एम्पायर को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। वो मतलब कि वेल नॉलेज या फिर कैपेबल नहीं होते हैं, तो उनका एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और कोई और आके वहाँ पे शासन करने लगता है। ऐसे ही मौर्य एम्पायर में भी हुआ। जब तक ये जो 3 बड़े रूलर, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड द अशोका, जब ये तक ये तीनों रूलर रहे तो मौर्य एम्पायर अच्छा खासा काफ़ी टाइम तक चला भी। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका एंड द सक्सेसर ऑफ अशोका नॉट succeed, not capable to throw this empire live long या फिर longer। नाउ देखिए डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, कि मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हो गया, कैसे ये ख़त्म हो जाता है। विद इन 15 ईयर्स ऑफ अशोकाज डेथ इन 232 BC, द मौर्यंस एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। क्या होता है, अशोक के 50 साल के बाद 232 BC के अंदर मौर्य एम्पायर जो है वो ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाता है। बिकॉज ऑफ द सक्सेसर ऑफ अशोका वर नॉट वेरी कैपेबल एंड दे कुड नॉट कंट्रोल द वास्ट मौर्य एम्पायर, क्योंकि जो अशोका के बाद जो उसके सक्सेसर्स आते हैं दे आर नॉट वेरी कैपेबल एंड दे कुड नॉट कंट्रोल, और वो नियंत्रण भी नहीं रख पाते हैं इतने बड़े मौर्य एम्पायर को, कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेट इसका चलाना है। Perhaps province enough taxes could not longer be collected to maintain a large army and pay so many officers। और जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था जिससे कि अपनी ह्यूज लार्ज आर्मी को वो सैलरी पे करते थे, या फिर हम बात करें अपने ऑफिसर्स को रखते थे, ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो लाइफ लॉन्गर या फिर ज़्यादा टाइम तक कलेक्ट नहीं करवा सके वो लोग। द वास्ट मौर्य रूलर्स बृहद्रथा, या मैं बोल सकती बृहदत्त, वॉज किल्ड बाय द कमांडर इन चीफ। जो लास्ट रूलर होता है मौर्य एम्पायर को, उसको किसके द्वारा मार दिया जाता है, पुष्यमित्र शुग्न। अब आएगा शुग्न डायनेस्टी इन 185 BC, 185 BC के अंदर पुष्यमित्र शुग्न ने लास्ट मौर्य एम्पायर को मार दिया जाता है एंड द मौर्य एम्पायर केम टू एन एंड। और इसी से ही मौर्य एम्पायर एक अंत के कगार पे पहुंच जाता है, और जैसे मौर्य एम्पायर का समाप्ति काल आ जाता है। लेकिन मौर्य एम्पायर के जो भी एम्पायर रहे उन्होंने काफ़ी एक लंबा टाइम भारत के अंदर व्यतीत किया और एक अच्छा साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य एस्टेब्लिश करने में अपनी भूमिका निभाई, और जिसको आज हम पढ़ते भी हैं और लोगों के लिए काम भी किया उन्होंने। तो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।